एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक्चुअली इट्स नॉट पढ़ाना, इट्स जस्ट अ रिविजन करवाना और तुम सीखते जाना, क्योंकि हमको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है बनाना। ठीक है, सो आज मैं आपको समरी बता रही हूँ। मैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी बूटी नहीं बनाऊंगी पूरे चैप्टर की, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के सारे पॉइंट्स मैंने वहीं से लिए थे, तो कोई नई चीज़ मैंने आपने नहीं बतानी और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बनानी चाहिए वो मैं आपको बाकायदा प्लेलिस्ट बना के दी है, आप देख सकते हो। तो आज मैं आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइगर मोटिस और मस्कुलर ट्विच, ऑल एंड नन लॉ, रेड एंड वाइट मसल के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप वो आप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समरी, सिर्फ समरी बताऊंगी, चैप्टर नहीं बता रही हूँ। समरी में सब कुछ होता है। चलिए आइए देखते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी से लिया है। मूवमेंट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हर लिविंग बीइंग का एक फीचर है चलना, फिरना, उठना, बैठना, देखना, खांसना। ठीक है, तो मूवमेंट हर किसी का लिविंग जो भी इस दुनिया में आया मूवमेंट तो करेगा ही। ठीक है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म मूव करता है, अमीबा। सिलियरी मूवमेंट ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फिन, लिम्स एंड विंग्स, फिंग्स मछलियों में, लिम्स हम लोगों में, विंग्स बर्ड्स में। ठीक है, देयर आर सम फॉर्म्स एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स के थ्रू दिखाए जाते हैं। A voluntary movement which causes the animal to change its place is called as locomotion. ठीक है, आप एक जगह पर खड़े होकर हिल रहे हो, ये मूवमेंट है। दौड़ भाग रहे हो, ये मूवमेंट है। पर एक जगह पर खड़े हो हिलना, इट इज नॉट द लोकोमोशन। पर अगर आप दौड़ रहे हो तो इट इज द लोकोमोशन। So every locomotion is a movement, but every movement is not the locomotion. ठीक है, सो एनिमल्स जो होते हैं वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, मेटिंग की तलाश में, ठीक है, ब्रीडिंग की तलाश में, जगह की तलाश में, अच्छे एनवायरनमेंट की तलाश में, प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अलग अलग प्रकार का मूवमेंट शो करती है, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट, अपना स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर चेंज करते रहो, मूव करते रहो, जैसे WBC। सिलियरी मूवमेंट, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट, जैसे आपके हाथ और पैर। ठीक है, लोकोमोशन और बाकी सारे मूवमेंट के लिए हम लोगों की बॉडी में एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ जबरदस्ती हिलाया जा रहा है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। पहली मसल है स्केलेटल मसल, जो कि आपकी बॉडी में स्केलेटल एलिमेंट से जुड़ी हुई होती है, जो कि है आपकी बोन्स। ठीक है, ये स्ट्रेटेड होती हैं, धारीदार होती हैं, क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन नाम के मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन और मायोसिन इसे एक धारीदार अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, ये वॉलेंट्री नेचर की होती हैं, ये अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकती हैं। दूसरी होती है विसरल मसल, ये स्मूथ दिखती हैं, स्पिंडल शेप की दिखती हैं। ये उन जगहों पर पाई जाती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होते, जैसे कि गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद ये विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं, लीवर, किडनी, जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। ओके, और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इसमें कोई धारियां नहीं दिखाई देती और ये इनवॉलेंट्री हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होती। तीसरी होती है कार्डियक मसल, ये देखने में स्ट्रेटेड होती हैं, पर इनमें धारियां थोड़ी लाइट होती हैं। इनमें एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड होती है, पर ये नेचर में इनवॉलेंट्री हैं, भले ही ये धारीदार या स्ट्रेटेड हैं, तो क्या हुआ। ठीक है, नाउ उसके बाद मसल्स जो होती हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी। जैसे ही नर्व्स इन्हें सिग्नल देती है, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेड होकर ये कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। उसके बाद इनमें एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती, मतलब ये फैल सकती हैं, और इनके साथ इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। इनमें रिकॉइलिंग की भी क्षमता होती है कि जैसे आप रबर बैंड को छोड़ते हैं तो वो वापस से रिकॉइल हो जाता है, वैसे मसल्स में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नाउ मसल फाइबर जो होते हैं, इट इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल।
एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल का मतलब ये होता है कि इसका जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो मसल फाइबर से बना हुआ होता है। एक मसल सेल को हम एक मसल फाइबर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत सारे सीरियली अरेंज सार्कोमियर पाए जाते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि एक मसल सेल के अंदर खूब सारे बंडल्स ऑफ मायोफाइबर्स होते हैं जिन्हें मसल सेल भी कहते हैं। मसल सेल के अंदर बहुत सारे सीरियली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत सारे धारीदार मायोफिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन जिस मैनर में अरेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड लाइन जिससे सारे एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए होते हैं। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। यही सार्कोमियर से की वजह से ही आपकी मसल काम कर पाती है, ठीक है। उसके बाद हर सार्कोमियर के सेंटर पर पाया जाता है मायोसिन, ठीक है। साइड साइड पे क्या होता है, एक्टिन। तो दो एक्टिन के बीच नीचे की ओर क्या होता है, मायोसिन। इसे आप ए बैंड भी कहते हैं। ये किन के बीच में होता है, दो हाफ आई बैंड जो कि एक्टिन फिलामेंट कहलाते हैं। समझ में आई बात। तो दो एक्टिन के नीचे होता है मायोसिन, दो एक्टिन जेड लाइन से जुड़े होते हैं। दो एक्टिन के नीचे जो मायोसिन होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये पॉलीमराइज, एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन विद कॉन्ट्रैक्टाइल। ये पॉलीमर होते हैं प्रोटीन के, सिंगल प्रोटीन नहीं होते। इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स जुड़े होते हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए भी हैं, ठीक है, और आप चैप्टर में पढ़ोगे भी। ओके, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। जब ये बहुत सारे मीरोमायोसिन कंबाइन होते हैं तो एक मायोसिन प्रोटीन बनता है। ऐसे एक्टिन में देयर आर जी एक्टिन विच गेट पॉलीमराइज्ड एंड फॉर्म द एफ एक्टिन। बहुत सारे एफ एक्टिन एक एक्टिन का प्रोटीन बनाते हैं। नाउ उसके बाद द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन ऑन द रेस्टिंग एक्टिन फिलामेंट आर मास्क्ड बाय द प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। जो एक्टिन होता है उसमें कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन जो होता है ये बाइंड करके रखता है एक्टिन की एक्टिव साइट को, ताकि रिलैक्सिंग पोजीशन पे मायोसिन जाकर एक्टिन से बाइंड ना कर जाए, ठीक है। मायोसिन के हेड के पास दो साइट होते हैं, एक होती है एटीपीएस बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, और एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो मायोसिन के हेड के पास दो साइट होती हैं। एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, मतलब जब एटीपी को यूटिलाइजेशन साइट होती है, इसके पास एटीपीएस एंजाइम होता है। तो जैसे ही ये हेड बाइंड करता है एक्टिन से, तुरंत वहाँ एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर को सिग्नल देता है, ठीक है, जिससे उसमें तिलमिलाहट शुरू होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो मसल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम रिलीज करता है। कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में पहुंचता है और ये मायोसिन को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट करता है, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड हो जाता है, ट्रोपोनिन को एक्टिन से हटा देता है, एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो जाता है, वहां पर जाके मायोसिन बाइंड कर जाता है और मायोसिन और एक्टिन बनाते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज एक्टिन को पास लाने का काम करता है, ठीक है, और ये इतना पास लगता है ऐसा लग रहा है कि मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। मायोसिन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ हेड के माध्यम से करते हैं, ठीक है, पास लाते हैं। कैल्शियम आर देन रिटर्न टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब मायोसिन एक्टिन को छोड़ देता है तो जितने भी कैल्शियम आयन रहते हैं, समझ में आई बात, जितने भी कैल्शियम आयन रहते हैं वो सब सार्कोप्लाज्म से उठकर वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं और आपका एक्टिन, जो एक्टिन के ट्रोपोनिन जो कैल्शियम से बाइंड होकर इधर उधर आराम से घूम रहे थे, वापस से वो अपनी जगह पर जाकर एक्टिन को मास्क कर लेते हैं ताकि मायोसिन उससे बाइंड ना हो और आपका जो क्रॉस ब्रिज होता है वो टूट जाता है और मसल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है।
बार बार अगर आप अपनी मसल को सिग्नल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो आपकी मसल थक जाती है, ठीक है। उसके बाद थक जाने के आधार पर मसल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेड मसल और एक होता है वाइट मसल। रेड मसल जिसमें ज्यादा मायोग्लोबिन हो पर डायमीटर छोटा हो, वाइट मसल जिसमें आपके पास मायोग्लोबिन जो हो वो क्या हो बच्चों, कम हो पर डायमीटर ज्यादा हो। रेड मसल जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता हो और एरोबिक रेस्पिरेशन होता हो, और वाइट मसल जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो रेड मसल जो होती हैं वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकती हैं क्योंकि उनके पास खूब सारा मायोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। जितना ऑक्सीजन बाइंड होगा उतना ग्लूकोज टूटेगा, जितना ग्लूकोज टूटेगा उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। व्हाइट मसल के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ग्लूकोज जो है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी होती है क्योंकि इनके पास ज्यादा मायोफाइब्रिल होते हैं, ज्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी हो सकते हैं पर बहुत देर तक काम नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा देर तक काम करने के लिए यू हैव टू नीड ऑक्सीजन जो कि आपके पास है नहीं, ठीक है। नाउ तो ये मस्कुलर हुआ। नाउ बोन एंड कार्टिलेज, ये दो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्सियल जो आपके सेंटर से गुजरता है, इसके अंदर स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, और स्कल और वर्टिब्रल कॉलम से जितने भी अपेंडेजेस जुड़े हुए हैं जो सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। स्कल, रीढ़ की हड्डी, रिब्स, स्टर्नम, ये सब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं, जबकि लिम्स जैसे हाथ और पैर और गर्डल मतलब कमर और कंधा ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इतना ही समरी में दिया हुआ है, बाकी पूरा डिटेल आपको चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जॉइंट्स की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बताया बोन से बोन का अटैचमेंट, तो वो टिश्यू जो बोन से बोन को अटैच करते हैं उसे आप कहते हैं टेंडन, और वो टिश्यू जो बोन से लिगामेंट को अटैच करते हैं उसे आप कहते हैं, बोन से बोन को अटैच करते हैं उसे कहते हैं लिगामेंट, और बोन से मसल को अटैच करते हैं उसे कहते हैं टेंडन, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी जॉइंट्स प्रेजेंट इनटू द बॉडी, जैसे बोन से बोन के बीच के प्रेजेंट होता है एक जॉइंट फाइब्रस जॉइंट जो कि दांत और जबड़े के बीच में और स्कल की हड्डियों के बीच में उपस्थित होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में होता है। साइनोवियल जॉइंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और उसके बाद हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर फ्रीली मूव कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। मैं इसकी एनसीईआरटी पार्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसकी पूरी थ्योरी अपनी स्लाइड्स में घुसा दी थी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी बूटी और द समरी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो एंड दिस इज इट। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए एक नया और सरप्राइजिंग चैप्टर लाने वाली हूँ। तो ये आपके यूनिट का सेकेंड लास्ट चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। लास्ट चैप्टर हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक सरप्राइज वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।